एक ऐसा दुनिया जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। इंसानों ने अपनी मदद के लिए एआई रोबोट्स को भी बनाया होता है जिन्हें लॉ ऑफ रिस्पेक्ट को फॉलो करना पड़ता है। पहला, सब रोबोट इंसान की आदर सम्मान करेंगे। दूसरा, सब रोबोट इंसान की आदेश का पालना करेंगे। और आखिर में तीसरा, कि कोई भी रोबोट किसी भी इंसान पर हमला नहीं कर सकता। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। एनिमे के शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अखबार पढ़ रहा होता है। रॉयल एमआईस यानी कि रोबोट ने एक इंसान के ऊपर गोली चला दिया होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दो और आदमी को दिखाया जाता है जिन पर इसी अखबार पढ़ रहे हुए आदमी ने अटैक किया होता है। सीन चेंज होकर हमें सेंट पीटर्सबर्ग सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ एक शॉपिंग मॉल में हमें हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इचिका और हैरोल्ड को दिखाया जाता है। हैरोल्ड एक रोबोट होता है जो कि इचिका का असिस्टेंट होता है और वो दोनों साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पे काम करते हैं। वो दोनों आज यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम बिगा है उसके साथ शॉपिंग के लिए आए होते हैं। बिगा एक पेंडेंट चूज करती है जिसे देख हैरोल्ड कहता है, उसे लगाने से तुम्हारी हरी आंखें और भी खूबसूरत दिखेंगी। ये सुनकर बिगा शर्मा जाती है कि तभी वहाँ पर इचिका आती है। बिगा पूछती है, क्या तुमने अपने लिए पेंडेंट चुन लिया? तभी हैरोल्ड इचिका को एक पेंडेंट दिखाते हुए कहता है, ये तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस पर इचिका कहती है, तुम कब से सेल्स रोबोट बन गए? अगर तुम अपना जॉब चेंज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हैरोल्ड कहता है, नहीं, मुझे अपना जॉब चेंज नहीं करना, और पूछता है, क्या तुम्हें ये सचमुच नहीं चाहिए? इचिका कहती है, हाँ, मुझे नहीं चाहिए। कि तभी वहाँ पर बिगा आ जाती है और वो दोनों बिगा को छोड़ने के लिए स्टेशन तक चले जाते हैं। बिगा कहती है, मेरे साथ शॉपिंग के लिए आने के लिए शुक्रिया। जिस पर हैरोल्ड कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे फिर से बुला सकती हो। बिगा कहती है, सच में? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। उसके बाद बिगा इचिका से माफी मांगने की कोशिश करती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बिगा ने पहले इचिका से कुछ रूड बातें कही थी, इसीलिए वो अब इचिका से माफी मांगकर उससे दोस्ती करना चाहती है। उसके बाद बिगा दोनों से हाथ मिलाती है और वहाँ से चली जाती है। हैरोल्ड इचिका से कहता है, बिगा को अपने किए पर बहुत पछतावा है, इसीलिए वो तुमसे दोस्ती करना चाहती है और मुझे लगता है तुम दोनों की दोस्ती बहुत जमेगी। उसके बाद हैरोल्ड इचिका की ओर देखकर कहता है, शायद तुम्हें अब अपने पेंडेंट की सच में जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें ये लगता है कि इचिका को अपना पहला वाला पेंडेंट अपनी दीदी से मिला था जो कि अब शायद खो गया होगा। इचिका कहती है, हाँ, अब मैं ठीक हूँ, मुझे पेंडेंट की कोई जरूरत नहीं है। कि तभी वहाँ पर दो ऑफिसर आ जाते हैं जो हैरोल्ड को एक केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए लंदन के न्यू स्कॉटलैंड यार्ड, शॉर्ट में LNSY, जो कि एक पुलिस स्टेशन की तरह होता है, वहाँ पर ले जाते हैं। जहाँ पर ऑफिसर लियोनार्ड हैरोल्ड से पूछताछ करते हैं, जो खत्म होने के बाद हैरोल्ड कहता है, मैंने अभी तक जो भी बात आपको कही है वो सारी की सारी सच है। पर ऑफिसर लियोनार्ड हैरोल्ड के बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। जिस पर इचिका ऑफिसर से कहती है, तुम हैरोल्ड का मेमोरी देख चुके हो और उसके पास एलिबाई भी है, तो तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? लियोनार्ड कहता है, क्योंकि मेमोरी को बदला जा सकता है, और वैसे भी इस केस के एक विक्टिम के साथ हैरोल्ड का जान पहचान था। सभी विक्टिम ने हमें ये बयान दिया है कि उन पर अटैक करने वाला RF यानी कि रॉयल फैमिली मॉडल का ही रोबोट है। इचिका कहती है, पर किसी भी विक्टिम ने ये तो नहीं कहा है ना कि उन पर हैरोल्ड ने ही अटैक किया है, और वैसे भी कोई भी रोबोट लॉ ऑफ रिस्पेक्ट की विपरीत नहीं जा सकता। इस बात पर लियोनार्ड इचिका को न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है, इस आर्टिकल के मुताबिक स्टीव नाम के एक RF मॉडल रोबोट ने इंसान ऑफिसर के ऊपर गोली चलाया है। नोवे रोबोटिक्स इस आर्टिकल को झूठ बताते हैं, लेकिन उन लोगों ने स्टीव को जबरदस्ती बंद कर एनालाइजिंग पॉड के अंदर डाल रखा है। नोवे रोबोटिक्स ने 3 RF मॉडल को बनाया था, स्टीव, हैरोल्ड और मार्विन, जिनमें से स्टीव हैरोल्ड का बड़ा भाई है और मार्विन उसका छोटा भाई। स्टीव अभी एनालाइजिंग पॉड पे है और मार्विन का कुछ पता नहीं। कंपनी का कहना है कि शायद मार्विन टूट चुका होगा, इसीलिए हमारा शक आखिरी RF मॉडल जो कि हैरोल्ड है उस पर जाता है। अगर स्टीव ने सच में गोली चलाई है तो उसका लॉ ऑफ रिस्पेक्ट चिप काम नहीं कर रहा है, और RF मॉडल होने के नाते शायद हैरोल्ड के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इचिका कहती है, लेकिन हैरोल्ड का चेकअप हाल ही में ही हुआ है, जिस पर उसका रिपोर्ट भी नॉर्मल आया था। लियोनार्ड कहता है, मुझे नोवे रोबोटिक्स के चेकअप पर बिल्कुल यकीन नहीं है, इसीलिए मैं हैरोल्ड का चेकअप दूसरे कंपनी के साथ करना चाहता हूँ। इचिका कहती है, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं विक्टिम के ऊपर ब्रेन ड्राइव यूज करना चाहती हूँ। ब्रेन ड्राइव एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल कर एक आदमी दूसरे आदमी का मेमोरी देख सकता है। लियोनार्ड कहता है, हैरोल्ड तुम्हारा असिस्टेंट है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? थोड़ी देर के बाद स्टेशन के नीचे ड्राया आ जाती है जो कि हैरोल्ड का ओनर होती है।
ड्राया इचिका को देखते ही पूछती है, क्या हैरोल्ड ठीक है? इचिका कहती है, तुम्हें ऐसे वक्त पर लंदन तक बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। डिटेक्टिव एकदम अड़ियल आदमी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हैरोल्ड बेगुनाह है और मैं ये बात साबित करके ही रहूंगी। ड्राया कहती है, मुझे अब बहुत ही चिंता हो रही है। पहले मेरे पति सुजन के ऊपर हमला हुआ और अभी हैरोल्ड के ऊपर ये केस। क्या वो लोग हैरोल्ड को जबरदस्ती बंद कर देंगे? इचिका ड्राया को भरोसा दिलाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हैरोल्ड को बंद होने नहीं दूंगी क्योंकि वो मेरा असिस्टेंट है। उसके बाद ड्राया होटल में ठहरने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद इचिका हैरोल्ड से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। उसी वक्त दूसरे रूम पे रखा हुआ हैरोल्ड के घड़ी पर ड्राया का कॉल आ जाता है। कॉल न उठाने के बाद ड्राया वॉइस मेल छोड़ती है। हैरोल्ड इचिका से पूछता है, क्या ड्राया ठीक है? इचिका कहती है, वो बहुत ही घबराई हुई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उससे रेस्ट करने के लिए होटल भेज दिया है। मैं चीफ तोतोकी से भी बात करूंगी तुम्हारी सपोर्ट के लिए। हैरोल्ड कहता है, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। इस पर इचिका पूछती है, क्या तुम इतने शांत इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता है गुनहगार कौन है? हैरोल्ड कहता है, नहीं, इतने कम इंफॉर्मेशन में मुजरिम को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। इचिका कहती है, हम मार्विन पर शक कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ है किसी को भी पता नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि विक्टिम से मॉडल पहचानने में गलती हो गई होगी? हैरोल्ड कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि चारों विक्टिम से मॉडल पहचानने में गलती हो गई होगी। इचिका कहती है, चाहे कुछ भी हो, हमें इस केस को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तभी इचिका को लियोनार्ड का कॉल आता है। लियोनार्ड पूछता है, ऑफिसर इचिका, तुम इस वक्त किधर हो? इचिका कहती है, मैं इंटरोगेशन रूम में हैरोल्ड के साथ हूँ। तभी लियोनार्ड अंदर आ जाता है और पूछता है, क्या हैरोल्ड सारा वक्त यहीं पर था? हैरोल्ड कहता है, हाँ, मैं यहीं पर था, तुम चाहो तो दूसरे रूम पे बैठे हुए उस आदमी से पूछ सकते हो। तभी लियोनार्ड अपना सर पकड़ता है और कहता है, हम उन लोगों की चाल में फंस गए हैं, एक और अटैक हुआ है और विक्टिम है। तभी हैरोल्ड कहता है, ड्राया। हैरोल्ड ड्राया से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर वो अपने वॉच पर ड्राया का वॉइसमेल सुनने लगता है, जिस पर ड्राया ने कहा होता है, हैरोल्ड, मुझ पर ब्रेन ड्राइव यूज करो। उस वक्त इचिका एक मीटिंग पर होती है, जहाँ पर हैरोल्ड को बंद करने के लिए बात चल रही होती है। इंटरनेशनल एआई एथिक्स कमेटी का चेयरमैन तालबोर्ड कहता है, ये विक्टिम पहले वाले विक्टिम का वाइफ है। क्या लगता है तुम लोगों को, क्या मुजरिम एक ही होगा? जिस पर LNSY के असिस्टेंट कमिश्नर हेग कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि हमले का जगह और कारण बिल्कुल अलग है। तालबोर्ड कहता है, शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। इंस्पेक्टर टोटोकी, भले ही इस हादसे में हैरोल्ड की बेगुनाही साबित होती है, पर हम उसे इस केस में इन्वॉल्व होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मीडिया को ये बात पता चल गई कि इस केस को सॉल्व करने में हैरोल्ड भी मदद कर रहा है, जो RF मॉडल स्टेविन का छोटा भाई है, तो वो लोग इस बात पर बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे, जिससे पब्लिक पैनिक भी हो सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से हैरोल्ड को शट डाउन कर दो। शटडाउन की बात को मना करते हुए चीफ तोतोकी कहती है, नोवेई रोबोटिक्स ने ये बात कई बार कहा है कि हमें हैरोल्ड से कुछ भी खतरा नहीं है। जिस पर चीफ तोतोकी कहता है, पर RF मॉडल तो डिफेक्टिव पीस है ना। इस बात को झूठ साबित करने के लिए नोवेई रोबोटिक्स का डिवीजन असिस्टेंट डायरेक्टर एंग्यूस कहता है, अगर RF मॉडल में कोई खराबी होती तो सबसे पहले आप लोगों को पता चलता। तालबोर्ड कहता है, फिर भी RF मॉडल के अंदर यूज किया हुआ नेक्स्ट जेन मल्टीपर्पज AI चिप के कारण वो लोग अपने लिए सोच सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग हमेशा तुम लोगों की बात ही मानेंगे। एंग्यूस कहता है, क्योंकि पूरी तरीके से खुद से सोचने की बात तो सिर्फ एक बहाना है, उनकी ज्यादातर मूवमेंट और सोच हम ही कंट्रोल करते हैं। हमने उन्हें प्रोग्राम भी ऐसे किया है कि हमारे कंट्रोल पे होते हुए भी उन्हें लगे कि वो लोग खुद के लिए सोच पा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद हैगी पूछता है, और दूसरे रोबोट्स का क्या? एंग्यूस कहता है, हाँ, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया है, वरना इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग इंसान पर अटैक नहीं करेंगे। ये बात सुनने के बाद तालबोर्ड पूछता है, तो फिर तुम स्टेविन के बारे में क्या कहना चाहते हो, जिसने साइबर इंस्पेक्टर हाइडा पर गोली चलाया था? एंग्यूस कहता है, स्टेविन ने जिसके ऊपर गोली चलाया था वो सिर्फ एक होलोग्राम था, उसके सिस्टम के अंदर सिर्फ एक एरर आ गया था, जिसकी वजह एलिस टेलर का आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन है, जिसके लिए स्टेविन काम करता था। तालबोर्ड कहता है, आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन, तब तो उसकी मदद करने वाला दूसरे प्रोग्रामर भी होंगे। एंग्यूस कहता है, हाँ शायद। जिसे सुनने के बाद हैगी कहता है, तब तो वो लोग हैरोल्ड को भी टारगेट कर सकते हैं, इसीलिए हमें हैरोल्ड को जल्दी से बंद कर देना चाहिए। जवाब में तोदोकी फिर से ना कहती है
इचिका कहती है अगर इस केस में हैरल्ड ही नहीं रहा तो मैं ब्रेन ड्राइव कर नहीं पाऊंगी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ब्रेन ड्राइव करते वक्त अगर कोई इंसान इचिका के पार्टनर बनता है तो उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो मर भी सकता है। इचिका कहती है अगर मैं ब्रेन ड्राइव यूज नहीं करूं तो हमारे डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका मतलब आप लोग हमारे डिपार्टमेंट के मामले में टांग अड़ा रहे हैं। टोटोकी कहती है हम इचिका के काबिलियत की मदद से ऐसे क्लू को भी ढूंढ सकते हैं जिसे ढूंढने में आप लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। क्या ये बात काफी नहीं है हैरल्ड के शटडाउन को रोकने के लिए? ये सब सुनने के बाद तालबोट और हैगी सोच में पड़ जाते हैं। इचिका कहती है अब इस केस को सीधा मैं हैंडल करूंगी, जिसकी उसे परमिशन भी मिल जाती है। इचिका ये बात लियोनार्ड को भी कहता है। उसके बाद इचिका और हैरल्ड ब्रेन ड्राइव यूज करने के लिए ड्राया के पास चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों कुछ केबल्स के कनेक्शन की मदद से ड्राया के अंदर ब्रेन ड्राइव करते हैं। इचिका ड्राया के दिमाग में अतीत में घटे हुए घटने को देखने लगती है। तभी उसे उस रात की घटना भी दिखाई देता है जिस रात ड्राया पर अटैक हुआ था। यहाँ पर हमलावर एनिमे के शुरुआत में दिखाया हुआ आदमी ही होता है जो कि थोड़ा बहुत हैरल्ड के जैसा ही दिखता है। चाकू से जख्मी होने के बाद ड्राया ने हैरल्ड को कॉल किया होता है, लेकिन कॉल ना उठाने के कारण उसने हैरल्ड के लिए वॉइस मेल छोड़ दिया होता है। उसके बाद इचिका ब्रेन ड्राइव से बाहर आ जाती है और कहती है मुजरिम आरएफ मॉडल ही है, शायद वो मार्विन ही हो। हैरल्ड कहता है शायद, लेकिन मुजरिम के यहाँ पर तिल नहीं था जो मार्विन के पास था। शायद उसने उसे छुपाया भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते, पर हमें क्लू तो मिल चुका है। इचिका कहती है हाँ, उस नाइफ के हैंडल के निशान, उसके बारे में हमें अब पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों नीचे पार्क पर आ जाते हैं जहाँ पर हैरल्ड कहता है निकोलाई की फ्लाइट लैंड हो चुकी है और वो यहीं पर आ रहा है। इचिका पूछती है निकोलाई कौन है? जवाब में हैरल्ड कहता है वो सोजन का भाई है जो ड्राया का ख्याल रखने के लिए आ रहा है, और कहता है इचिका तुमने मीटिंग में मेरे बचाव के लिए जो भी किया है उसके लिए शुक्रिया। अब शायद तुम रोबोट को उतना ज्यादा नफरत नहीं करती। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहकर इचिका हैरल्ड के हाथ से रिपोर्ट छीनती है जहाँ पर नाइफ के निशान के बारे में लिखा होता है, जो कि एल्फिनस्टोन कॉलेज का कैंपेन शील्ड की तरह होता है। हर साल ग्रेजुएशन के वक्त ऐसे नाइफ को ये कॉलेज अपने स्टूडेंट को गिफ्ट कर देता है जिसका डिजाइन सदियों पुराना है। हैरल्ड कहता है शायद यूके के अल्फाइन स्टोन कॉलेज और इस आरएफ मॉडल इंसिडेंट कुछ तरीके से जुड़ा हुआ है। इचिका शायद इस केस में आगे बढ़ने से पहले हमें एक इंसान से बात करना पड़ेगा। उसके बाद इचिका और हैरल्ड उस इंसान से मिलने के लिए जाते हैं। हैरल्ड इचिका से उस इंसान के बारे में बताते हुए कहता है नोवे रोबोटिक्स इनकॉर्पोरेटेड डेवलपमेंट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट का मेंबर, स्पेशल डेवलपमेंट डिवीजन का डायरेक्टर, नेक्स्ट जेन वर्सेटाइल एआई आरएफ मॉडल डेवलपमेंट टीम का चीफ, जिसने 18 वर्ष की उम्र में ही अल्फाइन स्टोन कॉलेज से ग्रेजुएट किया था, जिसके एक साल बाद अकेले ही आरएफ मॉडल सिस्टम कोड को लिखा था। सही मायने में तुम उसे आरएफ मॉडल की माँ भी कह सकते हो। ये सब एक ही जीनियस इंसान ने किया है जिसका नाम है डॉक्टर लेक्सी विलो कार्टर। एनिमे का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।